नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे विगत परीक्षा में पूछे हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग। तो देखिए, साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग को लेकर के विगत परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम क्वेश्चन करने के दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ के उसका आंसर देना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग की आवृत्ति पूछी है आपसे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है ये भी समझना आवश्यक होगा। क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग की आवृत्ति। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी वेव यानी तरंग उपयोग में ली जाती है या फिर प्रयुक्त होती है। तो देखिए, हमें पता होना चाहिए जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक तरंग, कौन सी वेव, अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि तरंग। यानी कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब उन तरंगों से होता है, वे तरंग जिनकी आवृत्ति क्या हो, उच्च हो। आवृत्ति उच्च हो तो आवृत्ति का मान कितना हो, तो आवृत्ति उच्च होने का मतलब है उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 20 किलो हर्ट्ज से क्या होनी चाहिए, अधिक। तो ध्यान से सुने वे ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव या पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहलाती हैं, और इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। हाँ जी, मनुष्य नहीं सुन सकता इन्हें, ये ध्यान रखें आप। तो अल्ट्रासोनिक जो तरंगें होती हैं, इन अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है। तो देखिए दोस्तों, अल्ट्रासोनोग्राफी एक मेडिकल टेक्निक है यानी कि चिकित्सीय तकनीक है, जिसकी सहायता से माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की विभिन्न प्रावस्थाओं जैसे कि वृद्धि, विकास ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है और अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग कौन सी है और अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग की आवृत्ति कितनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग की आवृत्ति कितनी है। तो मैंने लिखा है 20 किलो हर्ट्ज से क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन में देखें, 20 हर्ट्ज से कम नहीं, 20 हर्ट्ज से अधिक नहीं, 20 किलो हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अंतर इतना है कि यहाँ तो अल्ट्रासोनोग्राफी लिखा हुआ है और यहाँ सोनार लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी जो वर्ड है ये अल्ट्रासोनिक तरंगों की वजह से ही पड़ा है। देखें, अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग होता है अल्ट्रासोनोग्राफी में। हम आमतौर पर इसे सोनोग्राफी भी बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। अगला पॉइंट है सोनार में। अब आपको समझना पड़ेगा कि सोनार क्या होता है। तो देखिए, सोनार को भी समझें आप। सोनार भी एक तकनीक है, सोनार भी क्या है, एक तकनीक है। और सोनार का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सोनार का मीनिंग है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसे हम कहते हैं सोनार, जो कि क्या है, एक तकनीक है। और इसमें भी कौन सी तरंगें उपयोग में ली जाती हैं, इसमें भी पराश्रव्य जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक। तो पराश्रव्य बोल दीजिए, अल्ट्रासोनिक बोल दीजिए, बात एक ही है। लेकिन आपको अल्ट्रासोनिक वर्ड भी जरूर याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले विशेषकर याद रखें, ऐसी गलती कर देते हैं कि आप केवल पराश्रव्य पढ़ करके जाएंगे और आपको पता नहीं है कि पराश्रव्य को ही हम इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और यहाँ आप देखें, इसी को उसने अल्ट्रासोनिक लिखा हुआ है, सॉरी अल्ट्रासोनोग्राफी लिखा हुआ है, अल्ट्रासोनिक लिख देगा, तो आप यही गलती कर सकते हैं। तो सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है, एक तकनीक है जिसमें कौन सी तरंगें उपयोग में ली जाती हैं, अल्ट्रासोनिक। और हम जानते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है,
20 किलो हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंग है वो क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक कहलाती है। और ये क्या है, एक प्रकार की ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति क्या है, उच्च यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव होती हैं जिनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो, अधिक हो। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तीसरा पॉइंट देखें, सोनार तकनीक में प्रयुक्त तरंग है। अब हमें पता है कि सोनार तकनीक में प्रयुक्त तरंग कौन सी है, पराश्रव्य, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन को, हमने कोई रटा नहीं है, हमने क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमने ये देखा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसका मतलब हमने समझ लिया, हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सोनार के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये भी है, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है उसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें आप। तो देखें आप, ये कह रहा है कि ईसीजी में प्रयुक्त तरंग की आवृत्ति बताइए। ईसीजी में पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ईसीजी होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने सभी ने नाम सुना होगा, ईसीजी जो है, ईसीजी क्या है, एक चिकित्सीय यंत्र कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एक चिकित्सीय क्या है, तकनीक है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के सीने में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसकी ईसीजी लिखता है। ईसीजी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यहाँ भी हम अक्सर गलती करते हैं, कई जगह ग्राफ लिखा हुआ है जो कि क्या है, गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसका मीनिंग, यानी अर्थ क्या है ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखता है तो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सहायता से डॉक्टर हृदय का अध्ययन कर सकता है कि हृदय ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका पता लगा सकता है। या हम यूं कह सकते हैं कि हृदय की जांच करने में ईसीजी का उपयोग किया जाता है, हृदय की जांच करने में। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे कि हृदय की जांच करने में कौन सी चिकित्सीय यंत्र या तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे ईसीजी का, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या हृदय की कार्यविधि। कार्यविधि का मतलब है कि हृदय ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ईसीजी में कौन सी तरंग काम में ली जाती है। तो ईसीजी में प्रयुक्त होने वाली जो तरंग है उसका नाम है पराश्रव्य, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो देखिए दोस्तों, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उनका उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है, सोनार टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है, और फिर ईसीजी में भी किया जाता है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन तीनों में ही अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है, लेकिन ईसीजी का यूज कहाँ होता है, सोनार का यूज कहाँ होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज कहाँ होता है। तो दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग हैं। अब ईसीजी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। हम जानते हैं अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है इनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यहाँ पर इस अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति को लेके 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ईसीजी क्या है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर से कहूँगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम याद रखें, ना कि ग्राफ। ग्राफ क्या है, गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चमगादड़, चमगादड़ जिसे सभी जानते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो ये मानते हैं कि सर हर उड़ने वाली चीज़ क्या होती है, पक्षी होती है, जबकि गलत है ये। चमगादड़ आपको पता होना चाहिए, चमगादड़ जो है ये क्या है, स्तनधारी है, या मैं यूं कहूँ ये क्या है, मैमल है। मैमल या स्तनधारी बोलें या स्तनपाई बोल दें, जो कि स्तनपान कराते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं। लेकिन कैसा स्तनधारी होगा दोस्तों, ये उड़ने वाला, उड़ने वाला, क्योंकि उड़ता है ये, तो उड़ने वाला स्तनधारी होता है चमगादड़। अब चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में कौन सी तरंग का उपयोग करता है? देखिए, अंधेरे में क्या पक्षी उड़ सकते हैं? आप कहेंगे सर उड़ सकते हैं, नहीं।
अंधेरे में पक्षी नहीं उड़ सकते? अगर ऐसा सोच रहे हैं आप तो गलत है। आप अंधेरे में चल सकते हैं क्या, दौड़ सकते हैं क्या, बताइए? नहीं, आप किसी से भी टकरा जाएंगे। वैसे ही पक्षी भी अंधेरे में उड़ेंगे तो किसी भी वस्तु से टकरा सकते हैं, इसलिए वो अंधेरे में नहीं उड़ते हैं। एकांत, रात्रि में देखा होगा अधिकतर पक्षियों को एकांत चुपचाप से कहीं भी पेड़ पौधों में जाकर के टहनियों पर आराम से बैठ जाते हैं। वैसे ही लेकिन चमगादड़ ऐसा स्तनधारी है उड़ने वाला कि जो अंधेरे में भी उड़ सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे सर उल्लू भी तो उड़ता है, रात्रि में ही दिखाई देता है। देखिए इसकी वजह एक और होती है कि उल्लू के जो नेत्र होते हैं और नेत्र के अंदर जो रेटिना वाला भाग होता है, रेटिना वाला भाग मतलब वो भाग जिस पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना वाला जो भाग होता है, इस रेटिना वाले भाग पर ही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। और इसमें दो प्रकार की सेल होती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। कौन सी सेल होती है, रॉड सेल और कॉन सेल। तो रॉड सेल होती हैं उल्लू के अंदर, और रॉड सेल जो होती हैं वो रात्रि का मतलब है डिम लाइट में देखने से क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है ना, तो ये वजह है। तो अंधेरे में उड़ने में कौन सी तरंग का उपयोग, तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ खूबी है, कोई खासियत है। हाँ जी, इसके अंदर खूबी ये होती है कि ये पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से ही अंधेरे में आसानी से उड़ पाती है। अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ पाती है। या हम यूं कहें कि चमगादड़ को अंधेरे में जो दिशा का, दूरी का और जो चाल का ज्ञान होता है, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए हम मान लेते हैं ये क्या है, चमगादड़ है। क्या है ये, चमगादड़। मान लेते हैं ये चमगादड़ है। अगर मान लीजिए इस दिशा में ही जा रही है तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए। कितनी दूरी तक जाना है इसे, मान लीजिए दीवार है ये, इससे टकरा सकती है तो एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। और फिर उसी हिसाब से इसे अपनी चाल यानी कि स्पीड को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन। भाई आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आपको मान लीजिए जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी डायरेक्शन में आपको चलना है। ठीक है, कितनी उसकी दूरी है जयपुर से, और आपको 4 घंटे में पहुंचना है तो आपको स्पीड कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप 4 घंटे में पहुंच जाएं। तो कहने का मतलब है कि अंधेरे में उड़ पाती है तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से, और या हम यूं कहें कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से ही चमगादड़ दिशा का, दूरी का और किसका, चाल का ज्ञान कर पाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंधेरे में दिशा, दूरी और चाल का ज्ञान चमगादड़ कौन सी तरंगों की सहायता से कर पाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से ही कर पाती है। कौन सी तरंगों की सहायता से कर पाती है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेज और कर देते हैं। क्या, अब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं यहां पर लिख देता हूं डॉल्फिन। इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं डॉल्फिन। तो देखिए डॉल्फिन जो होता है वो क्या है, जलीय जीव है, हम जानते हैं अच्छे से, यह आपको पता होना चाहिए। जलीय जीव है, या हम कहें ये भी क्या है, स्तनधारी। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। डॉल्फिन क्या है, ये भी आपसे पूछ लेगा, स्तनधारी है। तो देखिए ये ऐसा स्तनधारी है जो कि समुद्र में रहता है, पानी में रहता है। अब पानी में तो उड़ नहीं सकता ये, तो पानी में क्या करेगा, समुद्र में तैरने में कौन सी तरंग का उपयोग करता है। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य। तो डॉल्फिन भी पराश्रव्य तरंगों की सहायता से पानी के अंदर आसानी से तैर सकता है, या हम यूं कहें दिशा, दूरी और चाल का क्या कर पाता है, ज्ञान कर पाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। रट्टाफिकेशन कतई ना करें। देखिए साइंस है ये, हिस्ट्री नहीं है कि हिस्ट्री में आपको बाबर का युद्ध अकबर से हुआ तो बाबर का युद्ध अगर राणा सांगा से हुआ तो कब हुआ, ठीक है, किस जगह पर हुआ, कितने युद्ध लड़े गए, ये सब आपको याद होना चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ें वहाँ भी समझने की होती हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करनी होती हैं, या हम यूँ कहें रटनी होती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि अल्ट्रासोनिक वेव है तो क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखें,
तो देखें आप अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है आपसे कि आवृत्ति जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक आप सभी को याद रखना है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, कैपिटल एच जेड से इसे लिखा जाता है, जेड को स्मॉल रखना है एच की तुलना में। हर्ट्ज जो कि एक क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक नाम है ये हर्ट्ज। देखिए फिजिक्स में जितनी भी आप यूनिट्स यानी कि जो इकाइयाँ जो पढ़ते हैं या हम कहें मात्रक जो पढ़ते हैं वो ज़्यादातर साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित होती हैं, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे आप नाम देख रहे हैं न्यूटन भी क्या है, वैज्ञानिक का नाम ही है, लेकिन आवृत्ति का ऐसे ही मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, प्रति सेकंड समय में, प्रति सेकंड यानी पर सेकंड, प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या। अब दोलन का मतलब होता है कंपन से, दोलन बोल सकते हैं, कंपन बोल सकते हैं, या इसे आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। जैसे स्प्रिंग को दबाकर आप छोड़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। या फिर एक रस्सी ली आपने, दो सिरों से बंधी हुई है, उसके बीच में से पकड़ के आपने झटका देके छोड़ दिया तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। तो ये कह रहा है कि प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है ये डायरेक्ट एक परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये आंसर भी क्या है, इसका भी आंसर होगा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि आवृत्ति को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। आवृत्ति को लेकर के, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक भी हम कौन सा बात करेंगे, मात्रक भी ऐसा ही, वो कौन सा होता है, हर्ट्ज होता है। और आवृत्ति को आप स्मॉल एन से या स्मॉल एफ से या न्यू से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है स्मॉल एन ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू होगा 1/T। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या क्वेश्चन पूछेगा बताऊंगा आपको मैं। एन इज इक्वल टू 1/T, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, T4 क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल कहा जाता है इसे, और टाइम को आप जानते हैं किसमें मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो देखिए पर सेकंड कितने वाइब्रेशन हुए, कंपन हुए, क्या कहलाएगी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो आप बोल रहे हैं यानी कि आपकी जो साउंड है, ध्वनि है, ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों, बताएं। ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। कई कहेंगे सर मुख से, नहीं, मुख से नहीं होती। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत ही सामान्य सी बात है। हमारी जो ध्वनि होती है, साउंड जो होती है, वो प्रोड्यूस्ड होती है हमारे कंठ से। कंठ जो कि हिस्सा दिखाई देता है, जब आप बोल रहे होते हैं तो इस पर फिंगर लगाएं, और फिंगर लगाने पर आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगा। या आप अपने गले को या किसी गले को दबा के देखें थोड़ा सा, क्या आपकी आवाज़ निकल पाती है। आपका आंसर होगा नहीं सर, आवाज़ नहीं निकलती। हाँ, आंखें ज़रूर बाहर निकल आती हैं लेकिन। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ उंगली लगाएं बोलते समय, आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। तो हमारा जो कंठ होता है, इसमें से ही क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, या इसे ही कहा जाता है ध्वनि उत्पादक यंत्र, ठीक है। और ये जो ध्वनि उत्पादक यंत्र है, कंठ जिसे हम कहते हैं, जिसे टैटुआ भी बोल दिया जाता है, यहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो जीभ होती है, जो टंग होती है, इस ध्वनि को यानी कि शब्द देने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें, आप जब बोल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा आपके घर के अंदर आपके भाई हैं, बहन है, माँ है, पिता हैं, तो आपने देखा होगा कि इनमें से जो आपकी बहनें हैं, या हम यूँ कहें जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों की तुलना में किसकी आवाज़ आपको ज़्यादा मधुर लगती है, तो आंसर होगा लड़कियों की। लड़कियों की आवाज़ में क्या होती है दोस्तों, मधुरता होती है। लड़कियों की आवाज़ में क्या होती है, मधुरता होती है। तो क्या लड़कों की आवाज़ में नहीं होती। लड़कों की आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन होता है, यानी कि आवाज़ हम यूँ कह सकते हैं, भारी का मतलब या मोटी आवाज़ से भी है, या भारी और मोटी आवाज़ का मतलब लड़कियों की तुलना में हमारी आवाज़ कर्णप्रिय कम है। लड़कियों की आवाज़ कर्णप्रिय होती है। कर्णप्रिय मतलब कानों को ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो गुण है, ये गुण किसका है, ये जो गुण है, ये गुण कहलाता है ध्वनि का, साउंड का। तो ये गुण किस पर निर्भर करता है, ये गुण भी निर्भर करता है आवृत्ति को लेकर के। मेरा अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है और एग्जाम में कई बार आ चुका है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा
कि क्वेश्चन में यही लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्वनि का अभिलाक्षणिक गुण तारत्व। अब तारत्व क्या है ये नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। तारत्व को इंग्लिश में कहते हैं पिच। तारत्व निर्भर करता है। और ऑप्शन आपके लिए क्या देगा, ऑप्शन आपके लिए देगा आयाम पर, ऑप्शन आपके लिए देगा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन आपके लिए देगा चाल पर, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन देगा आपके लिए। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। देखिए, ध्वनि का अभिलाक्षणिक गुण यानी ध्वनि का एक गुण है, कौन सा, तारत्व यानी पिच, जो कि किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। पिच का मतलब मैंने आपको भी बताया कि लड़के और लड़कियों में, या हम कहें नर और मादा में, या हम कहें महिला और पुरुष में, किसकी आवाज़ ज़्यादा मधुर होगी, कर्णप्रिय आवाज़ होगी, सुरीली आवाज़ होगी। तो आपका आंसर होगा सर महिलाओं की, स्त्रियों की या लड़कियों की, ठीक है। तो ये ध्वनि का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और ये निर्भर किस पे करती है, आवृत्ति पर। अब हमने बोला आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, कि प्रति सेकंड कितने कंपन किए गए, पर सेकंड कितने कंपन हुए। भाई जितने ज़्यादा कंपन होंगे पर सेकंड, इसका मतलब उसकी आवृत्ति का मान क्या होगा, आवृत्ति का मान उतना ही तो क्या होगा, अधिक होगा। और पर सेकंड कंपन जितने कम होंगे उसकी आवृत्ति का मान क्या होगा, बताइए, कम होगा। तो देखिए इसका मतलब जिसकी आवृत्ति अधिक, यानी पर सेकंड जितने कंपन ज़्यादा हो रहे हैं आवृत्ति अधिक होगी, और आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तारत्व भी क्या होगा, बताइए, अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो पिच होती है, गले या कंठ में जो वाइब्रेशन होते हैं, जो आवृत्ति ज़्यादा होने की वजह से पिच क्या होती है, अधिक, हाई होती है, उच्च होती है, ठीक है। पिच क्या होती है, उच्च कर देता हूँ मैं इसे, अधिक की जगह उच्च होती है। और इसी की वजह से उनकी आवाज़ कैसी होती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, मधुर होती है। कारण समझ में आया आपको, साइंटिफिक लॉजिक, कि लड़कियों की आवाज़ मधुर क्यों होती है। तो लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है, आप क्या कहेंगे, क्योंकि तारत्व क्या होता है उनका, हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। और उसका कारण भी क्या है, आवृत्ति। तो वो जो बोल रही होती हैं उनके कंठ में वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा होते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आवृत्ति ज़्यादा है, और इसलिए उनका जो पिच है वो क्या है, हाई यानी कि उच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें आप यहाँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है। मतलब एक वस्तु है जो कि कंपन कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, उसका आवर्तकाल आपको दिया हुआ है 0.02 सेकंड है। तो वस्तु के कंपन की आवृत्ति आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आवृत्ति जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एन या स्मॉल एफ से लिख सकते हैं, स्मॉल एफ से लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल एफ। एफ इज इक्वल टू 1 क्या होता है, टी होता है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पर सेकंड कितने कंपन किए गए हैं। अब पर सेकंड कितने कंपन हुए हैं, यहाँ पर टी का मतलब हमने लिखा था आवर्तकाल। तो देखिए टी दिया हुआ है आपके लिए 0.02, तो 0.02 दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपन करती वस्तु है जिसका आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, इसका आवृत्ति का मान कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, तरंग के वेग यानी v दिया हुआ है, वेलोसिटी, और इसकी जो वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी जिसे लैम्डा से लिखा जाता है, सिंबल है इसका उल्टे वाई के जैसा, और आवृत्ति यानी स्मॉल एन के बीच संबंध पूछा है आपसे, ठीक है। ये देखिए एक रिलेशन है जिसमें ध्वनि का जो वेग होता है v, उसकी आवृत्ति स्मॉल n मान लेते हैं हम,
और उसका जो हम कहें वेवलेंथ है वो कितना है, लैम्डा है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, या हम यूँ कहें कि एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि पिछली बार एनटीपीसी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और अब ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, एसएससी में भी आया था, तो हमें पता होना चाहिए v इक्वल टू होता है एन लैम्डा। इस फॉर्मूला को याद रखें। v का मतलब है वेलोसिटी यानी कि वेग से, और n का मतलब है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति से, और लैम्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ यानी लैम्डा जिसे हम कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं लैम्डा भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी यानी कि वेग जिसे हम कहते हैं। तो ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें, आप देखिए क्या पूछेगा। आप देखें दोस्तों क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, ऐसा प्रश्न पिछली बार की एनटीपीसी परीक्षा में पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक तरंग की चाल दे दी आपको, चाल यानी कि यहाँ पर v का मान कितना दे दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, v का मान दे दिया आपके लिए 350 मीटर पर सेकंड, तथा इसकी जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है, यानी लैम्डा जिसे हम कहते हैं, वो कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर है। तो इस तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पूछी है, यानी कि आपसे स्मॉल n का मान पूछा है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हम जानते हैं v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, ये रिलेशन हम सभी को पता है। इसे अब मैं मिटा देता हूँ। v इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा, यानी कोई तरंग है, उसकी वेलोसिटी v है, उसकी फ्रीक्वेंसी n है, और लैम्डा क्या है, ये है। तो यहाँ पर उसने क्या किया आपके लिए, देखिए v का मान दे दिया और किसका मान दिया हुआ है, लैम्डा का। अब पूछ क्या रहा है आपसे, n की वैल्यू यानी आवृत्ति का मान। तो क्या हो जाएगा बताइए, v अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। हो गया नहीं होगा, बिल्कुल। अब आपके पास में क्या क्या है, देखिए हमारे पास में है वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये ध्यान देना है, जो लैम्डा है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है। तो आपको इसे भी मीटर में ही लाना पड़ेगा सेंटीमीटर से। तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, आप अच्छे से जानते ही हैं आप सभी, मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में लाना है तो 100 से आपको डिवाइड करना है इसे। अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये, आप देखें ये आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा, 700 हर्ट्ज। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 700 हर्ट्ज, यानी कि ये इसकी आवृत्ति का मान होगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम देखिए हर पॉइंट को, हर क्वेश्चन को बिल्कुल ही गहराई से, बड़े आराम से, तसल्ली से समझ रहे हैं। न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, घबराना तो है ही नहीं बिल्कुल। और अगर ये सीरीज़ आप देख रहे हैं, मेरा ये दावा है, अगर आप सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे, वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक 1-2 बार रिवीजन कर लिया है, तो उनको वाकई में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट पहली बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि आपके पास जो भी किताब है साइंस को लेकर, जनरल साइंस को लेकर, उसके इस टॉपिक को आप पढ़ें, उसकी थ्योरी को आप पढ़ें, या आपने जो भी कोचिंग या क्लास में पढ़ा हुआ है तो इस टॉपिक की आप थ्योरी पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का उपयोग होता है। डेसिबल इकाई, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि डेसिबल क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है। इसका यूज कहाँ होता है, प्रकाश की गति के लिए नहीं, ऊष्मा की तीव्रता के लिए नहीं, ध्वनि की तीव्रता के लिए। आपको ध्यान रखना है, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी। कहते हैं ना भाई, भूकंप आया था, बहुत ही ज्यादा तीव्रता थी उसकी, इंटेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तीव्रता यानी इंटेंसिटी से है, और इसका मतलब लिया जाता है ऊर्जा यानी एनर्जी से। कहते हैं ना भाई, भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी उसमें। समुद्र की लहरें बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई तक जा रही हैं, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि इनके अंदर ऊर्जा क्या है, बहुत ज़्यादा है। कौन सी ऊर्जा है,
गतिज ऊर्जा है। तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा ऊर्जा है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप बोल रहे होते हैं तो बोलने का मतलब है साउंड से, ध्वनि से। तो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, एनर्जी ही तो है। जब आप तेज बोल रहे होते हैं तो ये साउंड एनर्जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा तीव्रता होती है। यानी कि आप लाउड स्पीकर जैसे ही ऑन करते हैं तो उसमें से क्या होती है, साउंड एनर्जी बहुत तेज़ी से निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तभी तो आप अपने कानों को बंद कर लेते हैं आप, ठीक है। और ऐसा डीजे पर भी होता है, किसी भी म्यूजिक सिस्टम को आप बहुत तेज चलाते हैं, लाउडली चलाते हैं, तो वहाँ पर जो उसकी तीव्रता है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका हम जो मापन करते हैं, उसका हम जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। और डेसिबल को स्मॉल डी और स्मॉल बी से भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में डीबी लिख देता है, डीबी का मतलब क्या है आपके लिए, डेसिबल है। या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो दे सकता हूँ आपके लिए, कैसे दिया जा सकता है, देखिए इस क्वेश्चन को, डेसिबल का उपयोग होता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो दे सकता हूं कि ध्वनि के स्तर का मापन, ध्वनि के स्तर का मापन किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर, डेसिबल में। भाई जो ध्वनि है उसकी ऊर्जा है, यानी साउंड एनर्जी है, जो ध्वनि है कितने अधिक स्तर की है, यानी कि ऊर्जा का मान ज़्यादा है या कम है, तो उसके स्तर का मापन करना है, तो वो भी आप किस में करेंगे, डेसिबल में। अच्छा ये बताइए, जब आप तेज़ बोलते हैं या आपस में आप 8-10 लोग इकट्ठे होकर तेज़ी से बातचीत करते हैं तो शोर शराबा होता है या नहीं होता, जिसे हम शोरगुल भी कह देते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि शोरगुल के स्तर का मापन, शोरगुल के स्तर का मापन किया जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, डेसिबल में। क्योंकि शोरगुल का मतलब यहाँ पे साउंड एनर्जी से लेना है, यानी कि तीव्रता से लेना है। या फिर आपसे ऐसे भी तो कहा जा सकता है, शोरगुल का मतलब कौन सा पॉल्यूशन होगा बताइए, तो आप कहेंगे नॉइज पॉल्यूशन होगा सर, ध्वनि प्रदूषण होगा। शोरगुल का मतलब किससे है, कहते हैं ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, मतलब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्तर का मापन भी बताइए किस में किया जाता है, डेसिबल में ही किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, उन चीज़ों को आप एक बार अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो तीव्रता को मैंने भूकंप से कनेक्ट करके आपको ये सारे पॉइंट क्लियर किए। वैसे ही अगला पॉइंट देखें, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार आपके एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है साउंड वेव को लेकर के, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। आप अगर पिछली बार एनटीपीसी, राजस्थान कांस्टेबल या कोई सी भी परीक्षा देखें, चाहे एसएससी सीजीएल देखें, स्टेनोग्राफर देखें, +2 का एग्ज़ाम देखें, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम में और यहाँ तक कि राजस्थान रीट के एग्ज़ाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, ये ध्यान रखें। तो ये क्या कह रहा है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। प्रतिध्वनि जिसे हम कहते हैं इको, प्रतिध्वनि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इको कहा जाता है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इको होता क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, ये जैसे मान लेते हैं आप ही हैं ये, ठीक है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आप खड़े हुए हैं, आप मस्ती के मूड में हैं, आप अपने हाथों को खोल करके खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपसे कुछ मीटर की दूरी पर एक दीवार है, कुछ मीटर की दूरी पर क्या है, आपसे दीवार है, या मैं कह सकता हूँ दीवार हो सकती है, या इस दीवार को मैं क्या कह सकता हूँ, एक बैरियर यानी कि अवरोध हो सकता है। अवरोध का मतलब दीवार से भी हो सकता है, चट्टान भी तो हो सकती है। कई बार होता है आप हिल स्टेशन जाते हैं घूमने फिरने, नाहरगढ़ पहाड़ी चले गए आप, तो वहाँ पर आप देखें नाहरगढ़ के चारों तरफ पहाड़ियों का समूह है, वहाँ आप खड़े हो गए आप, ठीक है। या मान लीजिए जो जयगढ़ का किला है या नाहरगढ़ का जो किला है, उसकी दीवार काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें, आप अंदर जाके आप खड़े होकर के और आप जोर से चिल्ला रहे हैं, अपना नाम पुकार रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब आप अपना नाम पुकारते हैं तो आपकी ही आवाज़ वापस टकरा करके दीवारों से, जो भी वहाँ चट्टानें हैं, दीवारें हैं, उनसे टकरा करके आपको वापस सुनाई देती है। तो इसका मतलब जब आपने बोला, आपने आवाज़ लगाई यानी कि बोलने का मतलब किससे होगा बताइए, ध्वनि से होगा। और ध्वनि क्या है, एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का संचरण किसके रूप में होता है बताइए, तरंग के रूप में होता है।
तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा का संचरण किसके रूप में होता है? ध्वनि ऊर्जा का संचरण यानी ट्रांसमिशन, या हम कहें इसका प्रोपेगेशन किसकी फॉर्म में होता है? एक वेव की फॉर्म में होता है, तरंग के रूप में होता है। और जब ये तरंग इस दीवार से टकराती है और टकरा कर लौटती है तो ये ध्वनि फिर से हमें क्या होती है? सुनाई देती है। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये ध्वनि तरंग इससे टकरा कर के लौटेगी दीवार से, तो जब इस दीवार से ध्वनि तरंग टकरा कर के लौटेगी तो ये घटना क्या कहलाएगी बताइए? हम अच्छे से जानते हैं कि जब प्रकाश की तरंग हो या फिर ध्वनि की तरंग हो, प्रकाश तरंग भी बोल रहा हूँ, ध्वनि तरंग बोल रहा हूँ, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग हो, जब ये किसी वस्तु या दीवार से टकराती है या फिर हम कहें इस बोर्ड से, इस सतह से टकराती हैं और टकरा के वापस इसी दिशा में लौटें। जैसे ये वेव है, ठीक है, और ये इस तरीके से चलती हुई आ रही है और इस बोर्ड से टकराती है और टकराएगी तो क्या होगी? इसे भेद करके आर पार तो निकलेगी नहीं, वापस इसी टकरा के वापस इसी दिशा में लौटेगी। तो ये क्या कहलाएगा? इसका परावर्तन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि की डेफिनेशन सुने। प्रतिध्वनि यानी कि ध्वनि का किसी अवरोध या दीवार से टकराकर पुनः सुनाई देना ही क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। किसी ध्वनि का दीवार या चट्टान या अवरोध से टकराकर पुनः सुनाई देना ही क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है या इको कहलाता है, जो कि कौन सी घटना पर आधारित है बताइए? परावर्तन की घटना पर। तो परावर्तन, ध्वनि में परावर्तन की घटना के कारण ही हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। लेकिन प्रतिध्वनि के लिए एक शर्त होती है दोस्तों। शर्त क्या है? कि ये तो क्या है? ये तो है सोर्स, ठीक है ना। ये तो क्या होगा? ध्वनि का स्रोत हो गया, और ध्वनि का स्रोत हो गया, ये क्या हो गया? अवरोध हो गया, दीवार हो गई। तो इनके बीच में न्यूनतम जो दूरी है, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर इस लड़के को आप इस दीवार से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा करेंगे तो हो सकता है आपको प्रतिध्वनि ना सुनाई दे। कम से कम कितनी दूरी पर खड़ा करना पड़ेगा आपको इस लड़के को इस दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए? 17 मीटर कम से कम। आप कहेंगे सर 17 से दूर ले गया तो 18 पे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप अब ये कहें सर 17 का अगर मैं 1700 कर दूं तो नहीं सुनाई देगी। भाई आपकी आवाज़ पहुंचनी भी तो चाहिए ना। अगर आप 1700 मीटर दूरी पर खड़े हो गए, आप सोचिए दीवार से, क्या आपकी आवाज़ उस दीवार तक, यानी कि आपकी जो साउंड वेव है, क्या उस दीवार तक पहुंच पाएंगी, उस चट्टान तक? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो दूरी भी एक बैलेंस करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 17 से 1700 मीटर सोच लें आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये जो क्लास है आपकी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया है। फिजिक्स का टॉपिक था साउंड वेव, ध्वनि तरंग। अच्छे मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर आप वीडियो का जो साइज़ है उसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, लेंथी कर दीजिए आप। मतलब अभी आज साइज़ लगभग 40 मिनट का है दोस्तों। पक्का पूरी कोशिश रहेगी, और कोशिश ये रहेगी कि आपका जो वीडियो का साइज़ है लगभग 1 घंटे का हो जाए। लेकिन देखिए मैं वीडियो का साइज़ तो बढ़ा दूंगा दोस्तों, लेकिन आप भी प्रॉमिस करें मुझसे कि इस वीडियो को पूरा देखें आप, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं उनमें हम राजस्थान पटवा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका रीशेड्यूल आ चुका है एग्ज़ाम डेट को लेकर के। शायद जनवरी प्रस्तावित डेट आ चुकी है, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। प्रस्तावित इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो कोई भरोसा भी नहीं है, लेकिन हम तो ये मान लेते हैं कि एग्ज़ाम होना ही है, तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसमें पटवार को लेके भी इसमें क्वेश्चंस करवाए जाएं आपको। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं सर आप हमें थियोरेटिकल पार्ट भी करवाइए। आप देखिए पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, थोड़ा सुविधाओं की कमी है तो कुछ दिन का समय दीजिए आप। जैसे ये सुविधाएं जो हैं वो दूर हो जाएं तो आप देखिए फिर आपके लिए पटवार का हम थियोरेटिकल पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं अपने उनको जोड़ें आप इनसे, ठीक है। और क्योंकि तभी ये सार्थक होगा, जो मेहनत है हमारी तभी सार्थक होगी, ये ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे देखें, ठीक है।
तो ये ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्लैरिटी नहीं आ रही है। देखिए, जब आप इस वीडियो को प्ले करते हैं यूट्यूब पर, तो प्ले करने पर आप देखेंगे राइट हैंड पर कोने में 3 डॉट आते हैं, यानी सेटिंग वाला ऑप्शन आता है। 3 डॉट होते हैं राइट हैंड पर, टॉप कॉर्नर पर राइट हैंड साइड में 3 डॉट होते हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर क्वालिटी वाला एक ऑप्शन आता है जिसमें 144 है, 240 है। तो आप उसमें 360 पर प्ले करें वीडियो को। 360 पर आप प्ले करेंगे तो आपको वीडियो में क्लैरिटी आएगी। ये ध्यान दें विशेष तौर पर, ठीक है ना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।